बच्चों पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के टॉपिक्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी से डिस्कस किए थे। आज हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इनकी शीट आपको उसी वीडियो में मिल गई थी। यहाँ हम बस इनका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी रहे। बच्चों 20 MCQs हैं ये, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इनमें से कौन सी लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है ये बताना है हमें। फर्स्ट, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो ये तो है लाइट की प्रॉपर्टी। इट हैज़ अ फाइनाइट स्पीड, ये भी है। इट रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, क्या लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए? तो नहीं होती है, मीन्स ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, तो ये भी सही है। मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इसमें वो क्या आएगा? ऑप्शन सी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, ये है सी ऑप्शन, कि लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। एक रॉड है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉनकेव मिरर के इस तरीके से रखी हुई है कि जो उसका क्लोजर एंड है वो पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और हमें फोकल लेंथ गिवन है कॉनकेव मिरर की 10 सेंटीमीटर। क्या बताना है? द लेंथ ऑफ द इमेज। तो बच्चों हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, उससे ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये है कॉनकेव मिरर और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसमें यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये फोकस है और इधर मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ये है पोल, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मीन्स ये हो गई 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है ना सी तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ से, तो ये 20 आ गई। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो रॉड है वो इस तरीके से रखी है कि जो उसका क्लोजर एंड है वो, ये सपोज रॉड बना ली हमने कि ये जो रॉड है इसका क्लोजर एंड सी पर आ रहा है, ये गिवन है हमें, और इसकी लेंथ भी है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस आ गई ये कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर आ गई ना। मीन्स ये u की वैल्यू जो है वो 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है इसलिए नेगेटिव लेंगे। अब हमें इसमें v फाइंड अगर हम कर लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस एंड की इमेज इधर कहाँ बनेगी, क्योंकि जो c पर है उसकी तो c पर ही बनेगी ना इमेज। अब हमें इस एंड की ओर देखनी है, तो हम डायरेक्ट भी ऐसे सोच सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये बियॉन्ड सी आ रहा है, इसलिए इसकी इमेज बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। और जब ये 30 पर है तो ये जस्ट हाफ में मीन्स 15 पर बन जाएगी। तो चाहे तो हम डायरेक्ट यूज़ कर लें, हम इसको 15 पे बना लें कि 10 यहाँ तक और 5 और एक्स्ट्रा लेके यहाँ पर इमेज बना लें, या फिर हम v की वैल्यू सॉल्व भी करके लिख सकते हैं। तो v का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इससे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से जब हम v की वैल्यू देखते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है FU/u माइनस f। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज़ रख के भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू हो गई ये -30, और u की ये f की हमने u की वैल्यू रख दी -30, f की वैल्यू -10। ये उल्टा हो गया है पर चलिए कोई बात नहीं। u की वैल्यू -30 और f की वैल्यू ये -10, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये यहाँ पर। तो ये हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई 300 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास -20। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -15। मतलब जो इमेज बनेगी वो 15 पर ही आ गई। तो फॉर्मूले से भी हमने देख लिया कि 15 पर आ रही है, और ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी इस तरह से, यहाँ इस रॉड की इमेज बन जाएगी। तो बच्चों ये डिस्टेंस जो है ये आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है? रॉड की लेंथ। तो यहाँ तक की लेंथ है ये 20, यहाँ तक की है 15, तो ये कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर।
मीन्स जो आंसर है वो है डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डी इज करेक्ट। ठीक है, ये कैसे आया, 20 में से हमने माइनस कर दिया 15 को, तो इससे हमारी ये लेंथ आ गई। लेंथ इज इक्वल टू 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। The refractive indices of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. The refractive index of glass with respect to water is। हमें ग्लास और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब हमें बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो बच्चों जब हमें ये एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होते हैं तो हम उनको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, और तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यहाँ हम इनको म्यू सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कई जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का गिवन है 3/2, ये गिवन है हमें 4/3। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको हम लिख सकते हैं Ng/Nw, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब वैल्यूज़ रख देते हैं 3/2 अपॉन 4/3, और ये 3/2 इंटू 3/4, तो ये क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है 9/8। अब ये 9/8 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देख सकते हैं हम इसमें ऑप्शन बी। तो ये थर्ड का हमें मिल जाता है बी ऑप्शन। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री टू अ प्लेन सरफेस। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस। क्या गिवन है हमें इसमें कि ये एक सरफेस है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये कोई रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, और ये फिर ऐसे बेंड कर जाती है और रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। मींस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं, और ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए ये एंगल, क्योंकि आई तो हमें पता है ये आई है, आर नहीं पता है। तो अभी हमें आर फाइंड करना है। हमें ये पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से कि ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये पूरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 180 है, यहाँ पर ये 60, ये 90, ये टोटल कितने हो गए 150। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इस फॉर्मूले से। तो साइन आई मीन्स साइन 60, और साइन आर ये आ गया साइन 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये वैल्यू आ गई 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई √3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, इस सरफेस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आ गया √3। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसमें बी ऑप्शन है। तो मतलब यहाँ पर आ गया बी इज करेक्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एन अंडर वाटर स्विमर कैन नॉट सी वेरी क्लियरली इवन इन एब्सोल्युटली क्लियर वाटर बिकॉज ऑफ। कोई स्विमर है तो पानी के अंदर वो पानी साफ है फिर भी क्लियरली नहीं देख पाता है, तो उसका रीज़न क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन वाटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन वाटर, रिडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो बच्चों ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, स्पीड का रिडक्शन तो होता है, लेकिन उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो फोकल लेंथ है आई लेंस की वो चेंज हो जाती है, क्योंकि पहले एयर टू लेंस लाइट ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या है, वाटर टू लेंस इस तरह से जाने लगती है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या है, जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है,
तो ठीक से रेटिना पर इमेज नहीं बन पाती है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको लिख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर है डी। अब 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। An air bubble in a glass slab is 5 centimeter deep when viewed from one face and 2 centimeter deep when viewed from opposite face. The thickness of the slab. हमें स्लैब की थिकनेस बतानी है, ग्लास स्लैब है। तो हम यहाँ थोड़ा से ड्रॉ कर लेते हैं ग्लास स्लैब को। सपोज ये कुछ इस तरीके से ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब इसमें सपोज यहाँ पर है पॉइंट। अब इसमें ये बोला गया है कि जब इसको देखते हैं हम ऊपर की साइड से, इस साइड से जब देख रहे हैं तो इसकी डेप्थ दिखती है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो ये डेप्थ 5 सेंटीमीटर दिखती है। तो ये बच्चों एपरेंट डेप्थ हो गई जो 5 सेंटीमीटर दिख रही है। हमको फाइंड करनी है इसकी थिकनेस, मतलब पूरी ये वैल्यू टोटल ये फाइंड करनी है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये वाला फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का पता होता है कि 1.5 इन जनरल हम ले लेते हैं। जब हमें नहीं गिवन होता तो हम 1.5 ले सकते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लेंगे। अब यहाँ पर रियल डेप्थ ये हमें नहीं पता है, हम इसको मान लेते हैं कि इधर से देखने पे सपोज ये हमें x1 दिख रही है, कि ये x1 दिखती है। तो x1 एपरेंट डेप्थ ये हमें पता है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से वैल्यू रख के और अब यहाँ x2 ले लेते हैं। वो जब हम इस साइड से देख रहे हैं उस टाइम के लिए, कि तब ये x2 पे दिख रही है। तो x2 अपॉन और तब क्या है इसकी डेप्थ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये 2 ऐसे नहीं लिखा, 2 सेंटीमीटर डीप ऐसे नंबर में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ 2 रख देते हैं हम, और ये वैल्यू कितनी है 1.5। तो इस तरह से हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। अब जो टोटल डेप्थ होगी वो क्या होगी, x1 प्लस x2। ये दोनों ही हमने यहाँ पे रियल डेप्थ फाइंड कर ली हैं। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अगर हम इसको टोटल को मान लेते हैं कि ये x है तो ये आ गए 7.5 प्लस 3 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन ए। यहाँ पर ये ए ऑप्शन में है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल जाता है, ये है 6A। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। प्लेन मिरर में कोई कर्व नहीं होता इसलिए, तो क्या होगी फोकल लेंथ प्लेन मिरर की, इन्फिनिटी। तो जो 7 का आंसर है, 7 का आंसर क्या आ जाएगा, सी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। An object is placed at a distance 20 cm from the pole of a concave mirror of focal length 10 cm. The distance of image is formed. क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को रखा गया है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोल से, और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 10। मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 2F पर रखा हुआ है, या कहीं C पर रखा हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, तो जब ऑब्जेक्ट C पर होता है तो इमेज भी C पर ही बनती है, और उसी साइड ही बन रही है। तो जो वैल्यू आएगी इसकी नेगेटिव आनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की साइड बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, तो नेगेटिव होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, -20 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूले से भी सॉल्व करके देख सकते हैं इसको, तो आपको -20 सेंटीमीटर ही आंसर मिलेगा। यहाँ हमने डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से ही बता दिया कि ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। तो जो 8 क्वेश्चन नंबर है इसका ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9, द सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन 3 मीडिया A, B, C are 15 degree, 25 degree and 35 degree respectively. The velocity of the light will be minimum in the medium. सेम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 3 मीडियम में, वो हमें ये मिल रहे हैं। तो हमें बताना है लाइट की स्पीड सबसे कम कौन से मीडियम में होगी इनमें से। तो बच्चों जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, उतनी ही लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतनी ही जो आर की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो ये सब हमें आर की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सबसे डेंसर मीडियम कौन सा होगा? जिसमें आर की वैल्यू सबसे कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें स्पीड सबसे कम होगी। तो ए मीडियम जो है जिसमें 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि आर की वैल्यू सबसे कम है इसमें। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, इससे भी देख सकते हैं हम। तो जो हमारा ऑप्शन है वो आ गया ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच कलर हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ? तो ये तो हमें पता ही है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, नन ऑफ दीज। तो बेटा कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। कलर जो है वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है, ना कि वेवलेंथ की। कई बार इससे कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि वेवलेंथ चेंज होने से कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसको वेवलेंथ की प्रॉपर्टी मान लेते हैं। अगर पानी के टैंक में रेड कलर का बल्ब जल रहा है तो क्या आपको बाहर से वो किसी और कलर का दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पर कलर भी चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स कलर किसकी प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी की। तो जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है यहाँ पर बी, और 10 का है ये ए, रेड कलर वाला। अब देखते हैं हम 12, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। तो ये हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में। 13, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, ये भी हमें पता है कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का, और ये होता है 2.42। 14, फॉर अ मिरर द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज m इज इक्वल टू -2, विच मिरर इज दिस। यहाँ हमें मैग्निफिकेशन से पहचानना है कि कौन सा मिरर है। तो ये हमने वीडियो में देखा था ना कि मैग्निफिकेशन से हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार और। अभी ये 12 का आंसर हमारा आया है ए, 13 का आया है सी। अब हम कर रहे हैं 14 अब हमें यहाँ पर देखना है। तो बच्चों हमें m इज इक्वल टू गिवन है -2। अब ये जो माइनस साइन है ये हमें क्या बताता है? माइनस साइन से हमें पता चलता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, और ये 2 से हमें पता चलता है कि 2 टाइम्स लार्जर इमेज बन रही है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाए, तो उससे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है 2 टाइम्स। और ये वो कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है बिटवीन F एंड C, तो उसकी इमेज बियॉन्ड C बनती है, तो वो मैग्नीफाई भी हो जाती है और रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर ये आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर। तो 14 का हमको आंसर मिल जाता है ऑप्शन ए। अब देखते हैं 15 में जस्ट हमें फॉर्मूला बताना है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो सबसे इजी है, F इज इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, तो इसमें आंसर आ गया ये हमारा बी ऑप्शन आ गया है। नंबर 16, इफ लोअर हाफ ऑफ अ मिरर इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर वी गेट। बच्चों जब भी किसी मिरर के कुछ पोर्शन को कवर कर देते हैं तो इमेज फिर भी हमें कंप्लीट ही दिखाई देती है, पूरी इमेज दिखाई देती है। सिर्फ क्या होता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि अब लाइट कम एरिया पर पड़ रही है इसलिए। तो अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा कि मिरर को कवर कर दें तो जो इमेज है वो फुल मिलेगी विद लो इंटेंसिटी, यही सही हो जाएगा। हाफ इमेज हमें नहीं मिलती, सेम इंटेंसिटी की भी नहीं मिलती है, और इंटेंसिटी अपने आप बढ़ेगी तो कैसे ही, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका सही आ गया है 16 का।
ए। अब हम देखते हैं, बस हमारे 4 क्वेश्चंस और बचे हैं बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। What will be the lateral shift of a light ray while it passes through a parallel glass slab of thickness 10 cm placed in air? यहाँ हमें एक ग्लास स्लैब गिवन है जिसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है लेटरल शिफ्ट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज 60 डिग्री, ये आई की वैल्यू गिवन है हमें, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द ग्लास, ये आर की वैल्यू हमें गिवन है 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं लेटरल शिफ्ट का। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? फॉर्मूला होता है थिकनेस d इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। t हमें गिवन है इसमें 10 सेंटीमीटर है ये, साइन आई माइनस आर, तो आई है यहाँ पर 60 डिग्री, आर है 45 डिग्री, और यहाँ हम रखेंगे कॉस आर मीन्स कॉस 45 डिग्री। तो ये d की वैल्यू आ जाएगी 10 और यहाँ पर साइन 15 आ गया ये, और अपॉन कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, तो ऐसे इसको हम √2 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 10√2 साइन 15, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन है सी, 10√2 साइन 15, तो C इज करेक्ट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ग्लास इज 30 डिग्री, ये आई की वैल्यू है, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर इज 60 डिग्री, ये आर गिवन है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, यहाँ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, और लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास टू एयर, तो हमें इन दोनों को ध्यान रखना है कि लाइट तो ग्लास से एयर में जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ग्लास का फाइंड करना है। लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास टू एयर, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इस तरह से लगा देंगे n, और लाइट जा रही है ग्लास टू एयर तो मीन्स ग्लास एयर इस तरह से, और यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये i और r की वैल्यू हमें गिवन है 30 एंड 60, तो साइन 30 अपॉन साइन 60 डिग्री, साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1/√3। ये हमारे पास वैल्यू है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की। तो अब हम इससे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो हम इसको ANG कर देंगे, तो यहाँ ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा GNA, मीन्स ये 1/√3 था, तो ये आ जाएगा 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, तो ये वैल्यू आ गई 1.732, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 तक हम देख लेते हैं, यहाँ ये ऑप्शन डी करेक्ट है। Question number 19. A glass slab of thickness 18 cm and refractive index 3/2 placed on a printed matter. The normal shift of the printed matter is. ग्लास स्लैब है, थिकनेस है उसकी 18 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, उसको एक प्रिंटेड मैटर पे रखा गया है। अब बताना है कि वो ग्लास स्लैब में कितना ऊपर तक दिखेगी, कितना मतलब नॉर्मल शिफ्ट उसका होगा, वो हमें बताना है। तो जो रियल डेप्थ है वो है 18 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है हमें इसमें 3/2। अब हमको बताना है कि नॉर्मल शिफ्ट कितना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 18
अपॉन एपरेंट डेप्थ हमको नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं कि ये x है। अब यहाँ 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। तो ये अपरेंट डेप्थ है। अब यहाँ पे शिफ्ट कितना हुआ, ये जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी है 18 सेंटीमीटर, और ये दिखाई कितने पर दे रहा है अब 12 सेंटीमीटर पर। तो शिफ्ट कितना हुआ इसमें 18 माइनस 12, तो जो शिफ्ट आया इसमें वो कितना आ गया 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया। ऑप्शन आ गया ये करेक्ट, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। Sun looks a little oval at the sunset and sunrise due to the reflection of light, refraction of light, total internal reflection, diffraction of light। तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो नहीं दिखता, ना यहाँ पर TIR होता है, ना ही डिफ्रैक्शन, तो ये हमें दिखता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।